पादप पूर्व स्थापन, प्लांट इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। फसलों में ध्यान से, एक वर्ष के अंदर अति शीघ्र शस्य फसल सुधार करने का प्रयास की क्रिया जो है वो पादप पर स्थापना कहलाती है। पादप पर स्थापना अनुकूलता पर निर्भर करती है। अनुकूलता क्या होता है? अनुकूलता क्या होता है? अनुकूलता किसी भी पौधे अथवा जीव के लिए वह परिवर्तित जलवायु जो उसके सुधार के लिए अति आवश्यक रूप से कार्य कर रही है, अर्थात वह परिवर्तित वायुमंडल में अनुकूलता के आसानी से स्थापित हो जा रही है, वह जलवायु उसके लिए अनुकूल और यह प्रक्रिया उसके लिए अनुकूलता कहलाता है। पादप पुर स्थापन दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है, एक को हम प्राथमिक कहते हैं, प्राथमिक पुर स्थापन, और दूसरे को हम द्वितीयक पुर स्थापन कहते हैं। बिना किसी पुर स्थापित फसल पौधे को बिना चयन के पुर स्थापित करना, बिना चयन के पुर स्थापित करना प्राथमिक पुर स्थापना कहलाती है। द्वितीयक पुर स्थापना चयनित पौधों को पुर स्थापित करने को द्वितीयक पुर स्थापना कहते हैं। ये द्वितीयक पुर स्थापना कहलाते हैं। पादप पुर स्थापना की प्रक्रिया, पादप पुर स्थापना की प्रक्रिया क्या करेंगे? पादप पुर स्थापना की प्रक्रिया में निम्नलिखित बिंदु आते हैं। अब पादप पुर स्थापना की जो 5 विधियां हैं, अर्जन, संगरोध, सूचीबद्धलय और मूल्यांकन के बाद गुणन व वितरण, ये पादप संरोध में, ये पादप पुर स्थापन में ये 5 कार्य करते हैं। अर्जन का मतलब वांछित जनन द्रव्य या किस्म प्राप्त करना, और ये वांछित जनन द्रव्य व किस्म एक निर्धारित संस्था
जिसको हम राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कहते हैं, ये जो नई दिल्ली के माध्यम से होना अनिवार्य है। दूसरा संगरोध, बाहर से आयातित बीजों तथा पादप उत्पादकों का रोग, कीट व खरपतवार से पूर्व स्थापित प्रजाति को विभेद को मुक्त रखना संगरोध कहलाता है। इसके बाद ब्यूरो को प्राप्त जो भी विभेद या किस्म हैं उनका सूचीबद्ध तरीके से सूचीबद्ध करना। सूचीबद्ध में जैसे उसका उद्गम क्या था, यानी ओरिजिन सेंटर, उसका क्या ओरिजिन कहाँ पे था। तीसरा पॉइंट, उसमें अनुकूलताएं क्या हैं, उनमें कौन कौन से वातावरण में वह उग सकते हैं, अनुकूल कौन सा वातावरण है। तीसरा, उसके जो अभिलक्षण, जो भी उन पौधों के जो गुण आ रहे हैं, इन सब को सूचीबद्ध तरीके से सूचीबद्ध तरीके से इनको रखना। इसके बाद इनका हम मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन कैसे करेंगे? जो सूचीबद्ध हमें प्रविष्टियां प्राप्त हुई ब्यूरो से, उनको ईसापुर क्षेत्र के केंद्रों पर उगाते हैं और उगाने के बाद हम उनका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने के बाद जो वांछित लक्षण वाले पौधे हमें मिलते हैं, उनका हम गुणन करते हैं, गुणन व वितरण। तो उनका हम उगाते हैं और उनका मूल्यांकन किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले का हम गुणन करते हैं और गुणन करने के बाद ही यानी उसकी पैदावार करते हैं, फिर वह पुनर्स्थापन के लिए उनका वितरण करते हैं। ये पादप पुनर्स्थापन की प्रक्रिया के तहत ये 5 बिंदु आते हैं। अर्जन, संगरोध, जिसको क्वारंटाइन कहते हैं, यानी उस पुनर्स्थापन प्रजाति को क्वारंटाइन आयातित बीजों से, पादप उत्पादकों के रोग से, कीट व खरपतवार से हम इनको अलग रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है? सूचीबद्ध, जो भी विभेद प्रभेद या किस्म हमें प्राप्त हुई उसको सूचीबद्ध करना। उसमें क्या है, उसकी अनुकूलता क्या है, उसकी अनुकूलता के बारे में उसको सूचीबद्ध करना। उसका ओरिजिन क्या है, उसके अभिलक्षण क्या क्या है, इन सब की एक प्रविष्टियाँ निर्दिष्ट की जाती हैं। निर्दिष्ट ब्यूरो द्वारा प्राप्त निर्दिष्ट प्रविष्टियों को इस ब्यूरो के ईसापुर क्षेत्र में उगाया जाता है और उनका मूल्यांकन किया जाता है। अच्छे गुण वाले जो होते हैं उनको सुरक्षित करके उनका गुणन यानी उनको पैदावार करते हैं और बाद में उनका वितरण कर देते हैं किसानों को क्षेत्रों में। इस प्रकार से पादप पुनर्स्थापना की प्रक्रिया में यह 5 गुण होते हैं। अब पादप पुनर्स्थापना के लाभ क्या? पादप पुनर्स्थापन के लाभ, हम पादप पुनर्स्थापन के लाभ की बात करते हैं कि पुनर्स्थापन में क्या होता है कि हम इसमें किसी भी प्रकार का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं लेते हैं। सिर्फ इसमें कोई पुनर्स्थापन द्वारा नई फसलें प्राप्त कर लेते हैं और पुनर्स्थापन द्वारा बिना चयन तथा संकरण किए नई किस्म की पैदावार हमको प्राप्त हो जाती है, जिससे हमारा समय भी बच जाएगा, धन भी बच जाता है, श्रम भी बच जाता है। ऐसा क्यों होता है? बार बार पुनर्स्थापन करने पर उसके जो अभिलाक्षणिक गुण होते हैं वह उन्नत किस्म में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे कि हमें उन्नत किस्म प्राप्त होती है। फसलों में नए रोग व कीट क्षेत्रों में पुनर्स्थापित करके उनकी रोगों व कीटों से रक्षा की जा सकती है। जैसे कोई स्पेसिफिक फसल है, वो किसी क्षेत्र में उगाई जाती है और वहाँ पर कुछ उसके स्थानीय स्तर पे कुछ रोग हैं और उसी पौधे पे लगते हैं, किंतु अगर उसका हम वातावरण, उसका जलवायु परिवर्तित कर दें किसी दूसरे अनुकूल जलवायु में, जो कि पुनर्स्थापित फसलों के लिए तो अनुकूल हो किंतु इन रोगों के लिए प्रतिकूल हो, उन कीटों के लिए भी प्रतिकूल हो, तो ऐसे हमें लाभ मिलता है और हम फसलों में को रोग से पुनर्स्थापित करके बचा सकते हैं। सीधी सी बात, वैज्ञानिक शोध के लिए
वैज्ञानिक शोध के लिए भी हम आवश्यक जो प्रजाति है उसका प्राप्त कर सकते हैं। उस आवश्यक पादप प्रजाति को प्राप्त करके उसका अभिलाक्षणिक गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। पादप पुरस्थापना के दोष। पादप पुरस्थापना के जब दोष की बात आती है तो स्वाभाविक सी बात है कि पुरस्थापित विभेदों के साथ कहीं न कहीं खरपतवार का भी प्रवेश हो जाता है। बिल्कुल हो जाएगा। अगर वह पुरस्थापित पादप के लिए अनुकूल है तो कुछ खरपतवार के लिए भी अनुकूलता हो सकती है। प्रतिकूलता अगर वहाँ हो सकती तो यहाँ कुछ के लिए अनुकूलता भी हो सकती है। जैसे सत्यानाशी, गेहूँसा खरपतवार, ये पुरस्थापित किस्मों के साथ देश के में नए रोग के रोगजनक प्रवेश कर जाते हैं। जैसे काफ़ी टिड्डी श्रीलंका का में है, वहाँ पर मतलब किस काफ़ी टिड्डी श्रीलंका पे पुरस्थापित फसलों के साथ साथ उसके रोगजनक भी वहाँ प्रवेश किए जाते हैं। कई पुरस्थापित प्रजातियाँ अनिष्टकारी खरपतवार के रूप में फैल जाती हैं। जैसे जलकुंभी, ध्यान से सुनिएगा, इस जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहते हैं। जलकुंभी को बंगाल का आतंकवादी भी कहते हैं। क्यों? इनमें बहुत तेजी से प्रजनन होता है और ये तालाबों पर बहुत तेजी से फैल जाते हैं। अन्य पौधों को, अन्य जल प्लवक और जीवधारियों को ये पनपने नहीं देते हैं। जब पूरे तालाब के सरफेस पर, उसके सतह पर जलकुंभी का पूरा बिछ जाएगा, पौधे बिछ जाएंगे तो नीचे जो मछलियाँ वगैरह होती हैं वो मर जाती हैं, उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और इसीलिए बंगाल का आतंकवादी इसलिए कहते हैं इसको, आतंक या आतंकवादी इसलिए कहते हैं क्योंकि बंगालियों का मुख्य भोजन मछली होता है और ये जब तालाबों में उगाते हैं तो मछली मर जाती है क्योंकि मछली को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो ये जो पुरस्थापित प्रजाति है ये अनिष्टकारी। इसको लाया किस लिए गया था? इसके फूल बड़े अच्छे लगते थे, इसलिए इसको पुरस्थापित किया गया। और इसके फूल बड़े अच्छे लगे, इसको पुरस्थापित किया गया और आज ये अनिष्टकारी खरपतवार के रूप में है। कई पुरस्थापित प्रजातियों में ऐसी हैं जो पारिस्थितिक संतुलन पर खराब प्रभाव डालती हैं। पारिस्थितिकी संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस। क्या होता है इकोलॉजिकल बैलेंस? पारिस्थितिकी संतुलन ये होता है कि सभी जीवधारियों की एक अनुपातिक संख्या, उनका भार, ये सभी बना रहे। लेकिन होता क्या है कि जैसे यूकेलिप्टस, लोगों का ये मानना है कि यूकेलिप्टस पौधा जहाँ लगता है वहाँ भूगर्भ का जल जो है वह नीचे चला जाता है, यानी यह यूकेलिप्टस वहाँ पर पानी का अवशोषण बहुत ज़्यादा करता है और यह भूगर्भ के जल को कम करता है, जिससे कि पारिस्थितिकी संतुलन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये आपके हो गए पारिस्थितिकी तंत्र पादप पुरस्थापना के दोष। पादप पुरस्थापना के दोष के बाद पादप पुरस्थापना की उपलब्धियां। भारत में पादप पुरस्थापना द्वारा अनेक किस्में प्राप्त हुई। नई फसल, आलू, मक्का, मूंगफली, अरहर, टमाटर, गन्ना, पपीता इत्यादि। नई किस्में धान की T1, TN1, IR8, IR28, IR36 किस्में। गेहूं की रिडले, लरमा, रोहो तथा सोनारा 64 ये आप आ गई। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी है पुनरोत्पादन। पुनरोत्पादन पुनरोत्पादन की आवश्यकता। पहले पुनरोत्पादन क्या होता है? वांछित जनन द्रव्य को या प्रारूप को, वांछित जनन द्रव्य या प्रारूप को के बीजों को उगाना और उनसे फिर से
प्रारूप प्राप्त करना पुनरुत्पादन कहलाता है। पुनरुत्पादन क्या कहलाता है? पुनर्स्थापन सस्य पौधों का जीव का जनन द्रव्य अथवा बीज प्राप्त करने के लिए पुनर्स्थापन को उगाया जाता है और नए बीज अथवा जनन द्रव्य प्राप्त किया जाता है। इस क्रिया को पुनरुत्पादन, इस क्रिया को पुनरुत्पादन कहा जाता है। अब आया आनुवांशिकी अपर्दन। कहा जाता है। दूसरा आया आनुवांशिकी अपर्दन। आनुवांशिकी अपर्दन सस्य, फसल व जंगली सस्य, फसल तथा जंगली फसलों में आनुवांशिकी असमानता का कम होना आनुवांशिकी अपर्दन कहलाता है। आनुवांशिकी अपर्दन, जैसे कोई जंगली पौधा था, उसकी हमने कोई नई किस्म तैयार की। अब नई किस्म तैयार की तो उसमें बड़ी भिन्नता थी, किंतु धीरे धीरे वो जंगली पौधों को भी ग्राम्य विधि द्वारा जब हम पैदा करने लगे तो उसमें भी क्या हुआ, जो सस्य फसल थी उसके जैसे गुण आने लगे। अब उसमें के जैसे गुण आने लगे, पूरी तरह तो उसके जैसे नहीं हो जाएंगे, लेकिन कुछ हद तक वो उसके जैसे हो गए। यानी उन्होंने अपने पुराने कुछ गुणों को खोया। अब जब खोया तो खोना यानी हटना, हटने को ही अपर्दन कहते हैं। यानी उन आनुवंशिकी गुणों का ह्रास हुआ जिससे कि उनमें सस्य फसलों और उनमें कुछ असमानताएं कम हुई। इसी को हम आनुवांशिकी अपर्दन कहते हैं। आनुवांशिकी अपर्दन के मुख्य कारण, विविधतापूर्वक आनुवांशिकी अपर्दन के मुख्य कारण क्या होते हैं? अब आनुवांशिकी अपर्दन के मुख्य कारण क्या थे? जैसे इसमें हमने पहले भी बोला था, विविधतापूर्ण देसी किस्मों के स्थान पर जो हमारी देसी किस्में थी उसमें हम उन्नत
किस्म का व्यापक स्तर पे उगा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस देसी किस्म की संख्या कम हो जा रही है, उनके प्रारूप जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए ये आनुवांशिकी अपर्दन के मुख्य कारण होंगे। खेती में सुधरी विधि के कारण, यानी ग्राम्य हमने सीखा, अब ग्राम्य के द्वारा जंगली प्रारूप जो थे वह समाप्त होते गए या कम होते गए। तो उनका जब जंगली प्रारूप समाप्त होता गया या विलुप्ति के कगार पे आ गया, तो ये आनुवांशिकी अपर्दन का एक प्रमुख कारण था। तीसरा पॉइंट, जनसंख्या के दबाव में जंगली क्षेत्रों को, क्यों, चरागाह या कृषि योग्य भूमि पे हम अपनी पैदावार लेने के लिए उन्नत किस्म के बीजों का करते हैं, लेकिन जो जंगल में पौधे लगते हैं या जो वनस्पतियां या जो फसलें पैदा होती हैं वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया या प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत ही पैदा होती हैं। तो जब हम वहाँ पर चरागाह बना दिए और कृषि के लिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी तो हमें खाद्य पदार्थों की आवश्यकता हुई, हमें पशुओं की आवश्यकता हुई, पशुओं के लिए चारे की आवश्यकता हुई। तो इन सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम चरागाह की में परिवर्तित कर दिए, तो वहाँ पे जंगल प्रारूप समाप्त हो गए। तो किसी नई खरपतवार प्रजाति के पुनर्स्थापन के कारण जंगली संबंधियों का, जैसे कोई खरपतवार है वो कहाँ उगता है, वो कहीं उगता है एक जगह, उसको हमने दूसरी जगह उगाया, अब वो खरपतवार किसी अन्य जंगली प्रजाति के लिए हानिकारक हो गया, तो वो जंगली प्रजाति जो थी वो विलुप्त हो गई। इस तरह के से नई संबंधियों का पूर्ण या आंशिक, जंगली संबंधियों का पूर्ण या आंशिक लोप हो जाता है। जो पांचवा पॉइंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस महत्वपूर्ण पॉइंट में ये शब्द आया कि आपका जो जनसंख्या विज्ञान जब बढ़ता गया तो औद्योगिक इकाइयां बढ़ती गई, कल कारखाने बनते गए, कल कारखानों के साथ साथ रेल कारखाने, इस टाइप के जब कारखाने, उनके लिए जगह की आवश्यकता पड़ी तो आपने क्या किया, जंगल को ही नष्ट किया। और जंगल को जब वहाँ जंगली प्रजातियाँ, उसके साथ साथ इन्हीं के प्रदूषण से बहुत सारी जंगल की प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। जैसे किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में जहां लाइकेन उगता हो, अगर वहां कोई भी ऐसी फैक्ट्री लगा दी जाए जिसमें से कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निस्तारण होता रहे, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस वहाँ पे वायुमंडल में पहुँच जाएगी, तो वहाँ पर लाइकेन जो होगा वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। और लाइकेन क्या है, एक तरीके से एक जंगली प्रजाति है, उसको उगाया नहीं जाता है, वह अपने आप शैवाल और कवक के साथ एक सहजीवनता का जीवन जीते हैं। लेकिन वही शैवाल और कवक नहीं जीवित अवस्था में रह जाएंगे अगर वहाँ पे कल कारखाने लग गए और उस कल कारखानों से सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 का निष्कासन होने लगा, जिससे कि ये विलुप्त हो जाएगा। और ये आनुवांशिकी अपर्दन के मुख्य कारण थे,